चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं आज लखनवी अंदाज, जिसको लिखा है एक महान लेखक यशपाल जी ने। चलिए हम पढ़ते हैं यशपाल जी का जीवन परिचय, उनके रचनाएं और अन्य कई सारी चीज़ें। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाएं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, अनेक अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। चलिए हम पढ़ते हैं लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनवी की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन व विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। जैसे ही वो लेखक चले गए उस डिब्बे में, उनके पास जो एक नवाब साहब थे, तो उनकी आंखों में वो खीरा लेकर बैठे थे अपने सामने, और उनकी आंखों में असंतोष का भाव जागृत हुआ। थोड़ा असंतोष उनकी आंखों में आ गया। लेखक को ऐसा लगा और सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। लेखक सोचते हैं कि शायद यह भी कहानी लिखना चाहता हो, ये कोई सोच रहा हो, उसी चिंतन में कर रहा हो। खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में वह खीरा, क्योंकि उतना उसका सम्मान नहीं खीरे का, उतना इसे इतना आम का है, अच्छे फ्रूट का है। खीरे का उतना कोई सम्मान उम्मान नहीं है, उतनी कोई पहचान अपनी नहीं बनाया खीरा। तो इसी कारण वो संकोच करने लगे। अगर कोई अच्छी फ्रूट रहता तो संकोच नहीं करते नवाब साहब। नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ठाली बैठे, खाली, ठाली मतलब खाली बैठे। कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है लेखक की। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। लेखक करने लगे उनकी संकोच का क्या कारण है। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार में
सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें म- मंझले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे लिए होंगे। लेखक सोचते हैं कि अकेले सफर करते हैं इसीलिए उन्होंने खीरे खरीद लिए होंगे ताकि वो खाते रहे सफर में। लेकिन लेखक के आने से उनके अंदर असंतोष का भाव जागृत हुआ। अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, मतलब आंख से थोड़ा आंख घुमा लेते हैं तिरछी नजर से। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। जो खिड़की से बाहर, ट्रेन की खिड़की से बाहर जो स्थिति थी उसी पर नवाब साहब गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। अंदाज अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? नवाब साहब ने उर्दू में कहा। जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, क्या आप खीरा खाना चाहते हैं? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में दखल लेना चाहते थे। वो सोचे कि अगर मैं इनको भी खिला दूंगा तो मैं भी बड़े आराम से खा लूंगा, मुझे भी असंतोष का भाव नहीं होगा। ये सब सोचा नवाब साहब ने, जो सफ़ेद पोश पहने थे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इनको भी निमंत्रित करूंगा खीरे के लिए, आमंत्रित करूंगा, तो ये भी मेरे अंदर भी जो असंतोष का भाव है वो मिट जाएगा और ये भी खा लेंगे, मैं भी खा लूंगा। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाए। कहा कि आप ही फरमाएं शौक, लेखक ने कहा। यह नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा। तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को ककड़ी से खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जो नवाब साहब हैं उन्होंने खीरा उरा खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो अपनी जो नवाबगिरी वो दिखा रहे थे, कितने हम नवाबी लोग हैं, कितने अमीर लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, हम खीरा नहीं खा सकते। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों से सिर काटे और उन्हीं को गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छिलक कर फांकों को किराने से तौलिए पर सजाते हुए, इतना उन्होंने बताइए, इतना सजा रहे थे उस खीरों को, छीला, नमक लगाया और काटा भी। फिर भी उन्होंने क्यों फेंक दिया खीरे को बाहर? लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिरी कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुर्क दी। करीने मतलब तरीके से, बहुत करीने से मतलब बहुत तरीके से। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख हीरे से रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देख कर सोच रहे थे, तिरछी नजर से, लेखक सोच रहे थे तिरछी नजर से देखकर, मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। मतलब वल्लाह मतलब भाई लीजिए, शौक फरमाइए, ये लखनऊ का बालम खीरा है, बहुत फेमस खीरा है, कोई प्रजाति होगी बालम खीरे की। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाह
ना ही उचित समझा। जो लेखक भी वो भी अपना सामान बचाते थे कि वो भी सोचते कि हम रईस हैं, हम भी नवाब साहब की तरह हैं। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मतलब भूख नहीं लग रही कुछ। मैदा भी जरूर जरा कमजोर है, मतलब पेट भी थोड़ा जरूर कमजोर है मेरा। लेखक ने सब कहा कि किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, सांस लिए। खीरे की एक फांक उठाकर होठ तक ले गए। फांक को सूखा स्वाद के आनंद में फलके मूंद गई। आँख की जो पलके, मतलब एक बार पलक छपक गई। मुंह से भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन का कर खिड़की के बाहर फेंक देते। जो नवाब साहब थे वो उस खीरों को उठाते, नमक मिर्च लगाकर थोड़ा ओठों पर रख लेते, उसका रस देखते, रस उसका उनके जो गले में पानी आ जाता, मुंह में पानी आ जाता उस खीरों को देखकर। लेकिन वो अपनी नवाबी आदतों से न अपने आप को नवाब बनते हैं, इसलिए वो उस जो, जो खीरे को फेंक देते थे, दिखाते थे कि हम कितने नवाबी हैं। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखे लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईस का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम से सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत, नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीकों को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डाकर का शब्द सुनाई दिया। जो नवाब साहब हैं उनके पेट से ढकार की आवाज सुनाई दी और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शक्ली, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है, पेट पर बोझ डाल देता है। बताइए, खाए नहीं खीरा, कर रहे हैं बोझ डाल देता है पेट पर खीरा। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का ढकार आ सकता है? इतना होता है ढकार आ गया, खाए नहीं ढकार आ रहा है। एक्टिंग कर रहे हैं, नवाबी आदतें दिखा रहे हैं अपनी। तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती? बताइए, ऐसे ऐसे लोग हैं देश में। खीरा खाए नहीं ढिकार आने लगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर जो कोई भी गलती वीडियो में हो उसको क्षमा कीजिए। धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।